हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुफरान क्लासेस में। तो आज जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को करने से पहले हमें प्रमेय थोड़ा पढ़नी पड़ेगी और थोड़ा कुछ समझनी पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक नोट्स लिखा हुआ है, नोट्स के आगे एक प्रमेय है, तो इसी को हमने नोट्स माना हुआ है कि माना p एक अभाज्य संख्या है। क्या है? p एक अभाज्य संख्या है यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है। यानी कि हमने मान लिया कि p क्या है? a स्क्वायर को विभाजित कर रही है, a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। p क्या है? p a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि p अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो p a को भी विभाजित करेगी। यही क्वेश्चन को हम शुरू करने से पहले तो करते हैं हम इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप जानते हो, अपरिमेय संख्या आप जानते हो, मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये क्या है? इसका एक हल। ये कह रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको अपोजिट मान लेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। हमने क्या कर लिया? इसका अपोजिट मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। जब √2 एक परिमेय संख्या होगी तो क्या इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते? a/b की फॉर्म में, जहां a/b पूर्णांक b ≠ 0 तथा a/b में 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। हमने क्या कर लिया कि जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है? पूर्णांक है, b ≠ 0 है, और a b में 1 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। केवल 1 ही ऐसा गुणनखंड है जो इन दोनों में कॉमन है, इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है। तो इसको हम लिख लेते हैं सही रूप में। तो ये क्या हो जाता है? इसको हम लिख लेंगे √2 b = a, या इसको हम लिख सकते हैं a = b√2। दोनों पक्षों का हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या हो जाएगा? a² = b√2 उसका होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? a² ये कितना हो जाएगा? b² × 2। तो इसको लिख सकते हैं a² = 2b²। आपने पढ़ रखा है यूक्लिड विभाजन पर में क्या होती है? a = bq + r। अब यहाँ पे देखिए r, ये क्या लिखा हुआ है? a² = 2b² प्लस, अगर हम r की वैल्यू देखें तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। अगर इसको हम इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पे हमें इससे कंपेयर करें a = bq + r, तो यानी कि r की वैल्यू क्या है? 0 है। और जब रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो क्या होता है कि वो संख्या उसको पूर्णतः विभाजित करती है। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो 2 है वो a² को पूरा विभाजित करता है। क्लियर? ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए मैं लिख देंगे चूंकि 2 a² को विभाजित करता है। आपने क्या देखा कि जो 2 है वो a² को विभाजित कर रहा है, और हमने अभी एक प्रमेय पढ़ा था, अगर हमारे पास कोई अभाज्य संख्या है वो a² को विभाजित करती है तो वो संख्या a को भी विभाजित करेगी। यानी कि वो संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है, तो यानी कि वो संख्या उसको उस संख्या को भी विभाजित करेगी। जब 2a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो हम कह देंगे
इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा। नहीं करेगा? जब 2a² को विभाजित करता है तो 2a को भी विभाजित करेगा। अब तथा अब a इक्वल टू कितना रख देंगे 2c, जहां c पूर्णांक है। हमने क्या माना a बराबर 2c। हमने मान लिया कि a क्या है 2c के बराबर है और c क्या है पूर्णांक है। a का मान इसे हम क्या मान लेंगे समीकरण नंबर a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे। जैसे ही a का मान हम क्या रखेंगे 2c उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 2b उसका होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 4c² इक्वल टू 2b²। ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार 2 बार, 2 दूनी 4, 2 बार कैंसिल होगा तो क्या बन जाएगा 2c² इक्वल टू b²। या इसे हम लिख सकते हैं कि b² इक्वल टू 2c²। नहीं होगा? आप ध्यान दो, ये क्या हो गई हमारी समीकरण 2, मान लो इसको। तो देखो ये जब इस कंडीशन में थी a² इक्वल टू 2b² तो हम कह रहे थे कि 2a² को विभाजित करता है। क्लियर? अब यहाँ से इसकी कंपेयरिंग करी जाए तो ये क्या है b² इक्वल टू 2c²। यहाँ से हमें पता चल रहा है रिमाइंडर कितना है r इक्वल टू कितना है 0, तो इससे पता चल रहा है 2b² को विभाजित करता है। तो लिख देंगे यहाँ चूंकि 2b² को विभाजित करता है इसलिए 2b को भी विभाजित करेगा। हमने क्या मान लिया कि 2b² को विभाजित करता है तो 2b को भी विभाजित करेगा। यानी कि आप क्या मान के चले थे कि a b में 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कॉमन नहीं है। लेकिन क्या आपको यहाँ से पता चल गया कि 2 एक ऐसा गुणनखंड है जो b को भी विभाजित कर रहा है और a को भी विभाजित कर रहा है। यानी कि हमने जो माना था वो हमारी जो कल्पना थी वो हमारी गलत साबित हो गई है। क्लियर? तो लिख देंगे हम यहाँ से, क्या लिख देंगे अतः a व b में 1 के अतिरिक्त 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने क्या मान लिया कि 1 के अतिरिक्त क्या है 2 भी गुणनखंड है। तो लिख देंगे यहां से परंतु विरोधाभास प्राप्त होता है कि a व b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या देखा आपने कि आपको क्या पता चल गया यहाँ से कि a व b में 1 के अतिरिक्त क्या है 2 भी एक ऐसा गुणनखंड है जो दोनों में कॉमन है। जब इसको डिवाइड कर रहा है a को भी डिवाइड कर रहा है 2 और b को भी डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों क्या, इसमें दोनों में क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो ये हमने लिख दिया कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन आपको क्या पता है यहाँ से हमें एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है कि क्या कि a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड नहीं है, जो हम मान के चले थे कि a और b में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है? तो यहाँ से हमें विरोधाभास प्राप्त हो गया। तो ये विरोधाभास जो प्राप्त हुआ है तो लिख देंगे अतः यह विरोधाभास हमारी
गलत कल्पना की रूट 2 एक परिमेय संख्या है मानने के कारण प्राप्त हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, जो ये विरोधाभास हमें प्राप्त हुआ था कि 1 के अतिरिक्त कोई भी दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या निकल के आ गया, 2 भी एक ऐसा गुणनखंड है जो इनमें कॉमन है। तो वही हमने लिख दिया, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है मानने के कारण प्राप्त हुआ है। जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ये हमारी गलती है कि हमने उसको परिमेय माना है, इसीलिए हमें परिमेय नहीं मानना चाहिए था। वही लिखा है, अतः हम कह सकते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव। तो देखिए, ये थ्योरम आपकी प्रूव होती है। इसी थ्योरम पे आधारित एक क्वेश्चन भी है। रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल सेम यही मेथड चलेगा और बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो आप जैसे ही रूट 2 को आपने अपरिमेय प्रूफ किया है, ऐसे ही आप रूट 2 को, रूट 3 को और रूट 5 को प्रूफ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करना कि रूट 3 और रूट 5 को अपरिमेय दिखाने की, सिद्ध करने की कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और रूट 5 भी एक अपरिमेय संख्या है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, आपको कोई क्वेरी आती है तो मैं आपको फिर भी इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।